श्वेता श्रीवास्तव, लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में आधी आबादी को उनका हक दिलाने की ओंकार तो भरी गई, लेकिन अंजाम वही हुआ जिसकी आशंका दबी जुबान में सियासी गलियारों में तैर रही थी। लोकसभा में आंकड़ों की बाजीगरी चली और महिला आरक्षण के ऐतिहासिक सफर पर फिलहाल ब्रेक लग गया है। सदन के भीतर वोटों का गणित क्या बिगड़ा, बाहर सियासी आरोपों की झड़ी लग गई। एक तरफ बीजेपी से विपक्ष की महिला विरोधी मानसिकता बता रही है, तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन ने इसे सत्ता का एक पॉलिटिकल ब्लूप्रिंट करार दिया है। सवाल अब सिर्फ एक बिल के गिरने का नहीं, सवाल नियत का है। सवाल साल 2026 की उस सियासी चाल का है जिसने 2029 की चुनावी जंग की दिशा तय कर दी है। क्या सदन की अग्नि परीक्षा विपक्ष के लिए भारी पड़ने वाली है? क्या महिला वोटर्स का साइलेंट फैक्टर इस बार सत्ता के समीकरणों को पूरी तरह पलट देगा? आज के ब्रह्मास्त्र में इसी मुद्दे पर चर्चा, लेकिन उससे पहले हमारी खास रिपोर्ट देखिए। सदन की वो चेतावनी याद कीजिए जब प्रधानमंत्री मोदी ने साफ लहजे में कहा था, अगर आधी आबादी को इंसाफ नहीं मिला तो महिलाएं विपक्ष को कभी माफ नहीं करेंगी। पीएम का ये बयान सिर्फ शब्द नहीं, एक बड़ा राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक था, क्योंकि महिला आरक्षण पर क्रेडिट की थाली विपक्ष की ओर सरका दी थी, जबकि बीजेपी ये बात अच्छी तरह जानती थी कि इस बिल को पास कराना उनके लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। देखिए, इसका अगर विरोध करेंगे तो स्वाभाविक है कि राजनीतिक लाभ मुझे होगा, लेकिन साथ चलेंगे तो किसी को भी नहीं होगा, ये लिख के रखो, किसी को नहीं रहेगा, क्योंकि फिर अलग पहलू हो जाता है, फिर किसी को फायदा नहीं होता। और इसलिए हमें क्रेडिट नहीं चाहिए। जैसे ये पारित हो जाए, मैं कल एडवर्टाइजमेंट दे करके सबका धन्यवाद करने के लिए तैयार हूं, सबकी फोटो छपवाने के लिए तैयार हूं। क्रेडिट आप ले लो, चलो क्रेडिट की चिंता है क्या है जी, ले लो ना क्रेडिट। आपको जिसकी फोटो छपवानी है सरकारी खर्चे से हम करवा देंगे। इस दौरान लोकतंत्र के मंदिर में महिलाओं के हक के लिए आवाज उठी। ये आवाज आंकड़ों के माया जाल में उलझ कर रह गई। लोकसभा में नारी शक्ति बंधन अधिनियम यानी 131वां संविधान संशोधन बिल गिर गया। महिला आरक्षण का और डिलिमिटेशन को एक जगह कर दिया। ये दोनों बिल एक जगह लाकर वो सत्ता हासिल करना चाहते थे कि सिंपल मेजॉरिटी से सदन में कोई भी डिलिमिटेशन का आगे कानून पास हो और वो बदल सके। इतना ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण बिल महिलाओं को पार्लियामेंट और असेंबली में जगह देना, इसमें क्या आपत्ति हो सकते थे? बहाना मार करके इतना महत्वपूर्ण बिल को गिराया, ये तो मैं मानता हूं कि देश के लिए भी एक काला दिवस रहा है और ये काला दाग कांग्रेस और उनके सारे साथी हैं उन पर लग गया है, जो मिटा नहीं पाएगा। आंकड़े गवाह है कि नियत और बहुमत के बीच की खाई कितनी गहरी थी। ऐतिहासिक कानून बनने के लिए 352 वोटों की दरकार थी, लेकिन पक्ष में पड़े सिर्फ 298 वोट। 2/3 का जादुई आंकड़ा न छू पाने के कारण बिल ने दम तोड़ दिया। इस बिल पर विपक्ष के अपने आरोप हैं। इंडिया गठबंधन का दावा है कि बिल के साथ परिसीमन का दांव असल में बीजेपी को लंबे समय तक सत्ता में रखने का ब्लूप्रिंट था, जिसे राहुल गांधी ने समय रहते भांप लिया और अब कांग्रेस बीजेपी की नीयत पर सवाल उठा रही है। कि कल जो हुआ वो लोकतंत्र के लिए बहुत बहुत बड़ी जीत रही। जो सरकार की साजिश थी संघीय ढांचे को बदलने की, लोकतंत्र को कमजोर करने की, उसको हराया गया, उसको रोका गया। ये संविधान की जीत थी, देश की जीत थी और विपक्ष की एकता की जीत थी, और वो साफ साफ सत्ता पक्ष के नेताओं के चेहरों पर दिख रही थी। आप सबने भी देखा होगा।
सदन में बिल गिरा तो संसद के मकर द्वार पर चिंगारी भड़क उठी। बीजेपी की महिला सांसदों ने विपक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अब ये लड़ाई सड़कों और गलियों तक पहुंच गई है। बीजेपी की महिला विंग पूरे देश में हकमारी के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। विपक्ष को महिला विरोधी करार दिया जा रहा है। दलित विरोधी है, ओबीसी यानी कि पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग विरोधी है। जब समाजवादी पार्टी की ये मांग थी कि ओबीसी महिलाओं को आरक्षण दीजिए, क्योंकि आधी आबादी का सवाल है। अब आधी आबादी में भी ये दरार पैदा करने वाले लोग हैं, ये दरारवादी लोग हैं। इन्होंने हमेशा समाज में दरार पैदा की है, अविश्वास पैदा किया है, भय पैदा किया है और इसी हथियार से ये लोग आज सत्ता में बने हुए हैं। मैं इन दुर्योधन और दुशासन जैसी मानसिकता वाली पार्टियों का झंडा जला करके नारी अस्मिता की ज्योति जलाने आई हूँ। इन पार्टियों को, इन विपक्षियों को कभी देश की नारी माफ नहीं करेगी। इनको याद रखना चाहिए कि ऑपरेशन सिंदूर हो चाहे कहीं भी हो, हर जगह हर महिला ने अपना कौशल दिखाया है। हर क्षेत्र में जहाँ महिला को मौका दिया गया है, ये विपक्षी चाहते ही नहीं कि देश की आम महिला पार्लियामेंट तक पहुँचे। बिल के गिरने का दूसरा पहलू बीजेपी के लिए फायदेमंद भी साबित हो सकता है, क्योंकि इस वक्त पार्टी की नजरें बंगाल पर टिकी हैं, जहां बीजेपी महिलाओं की हकमारी का मुद्दा उठाकर दीदी पर प्रहार करेगी और ममता के गढ़ में महिला वोटर्स को साधने की कोशिश करेगी। महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए जिस प्रकार प्रयास माननीय प्रधानमंत्री कर रहे हैं, उनको साथ देना, इसमें कोई राजनीति नहीं है। महिलाओं की, उनके सम्मान, उनकी सुरक्षा, उनके अधिकार की सुरक्षित करना, उसमें जो पार्टी सहयोग नहीं किया उसके बारे में समाज भी आप पहले सोचेगा आगे। ऐसे में बड़ा सवाल ये भी कि क्या साल 2026 में ही तय हो गया कि 2029 की गद्दी पर कौन बैठेगा? क्या विपक्ष ने अपनी बिसात बिछाते बिछाते बीजेपी के चौथे कार्यकाल का रेड कार्पेट तैयार कर दिया? ये सवाल इसलिए क्योंकि सियासत के केंद्र में आबादी आबादी है, जो साइलेंट किलर बनकर बड़े बड़े दिग्गजों का तख्ता पलट कर देती है। और एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, बिल को लेकर कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, महिला आरक्षण बिल का समर्थन न करके विपक्ष ने गलती कर दी है, विपक्ष को अब भुगतना पड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा कि विपक्ष को महिलाओं को जवाब देना होगा। विपक्ष ने देश की महिलाओं को हराया है, इसको जन जन तक, गांव गांव तक अब ले जाना है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि प्रधानमंत्री ने अब ये कहा है कि जन जन तक, गांव गांव तक ये बात पहुंचानी है कि विपक्ष ने महिलाओं के आरक्षण के खिलाफ वोट किया है। और इसके अलावा केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। प्रियंका गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में सीधे आपको वो सुनवाते हैं क्या कह रहे हैं। और विधानसभाओं में जगह देने के लिए जो महत्वपूर्ण कदम था वो पारित नहीं हो पाया, इसलिए हम दुखी हैं। ये इसको सरकार का फेलियर, हमारा पार्टी का फेलियर बिल्कुल नहीं मानना है। ये देश के ऊपर में बहुत बड़ा आघात कांग्रेस पार्टी और कुछ दलों ने पहुंचाया है। इसलिए कांग्रेस पार्टी और उनके कुछ साथियों को महिलाओं का आक्रोश को झेलना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी के ऊपर भी यह काला दाग, महिला विरोधी का जो दाग चिपक गया है, ये कभी खत्म होने वाला नहीं है। इसलिए इसको हमारा सरकार पार्टी का विफलता मत समझे और महिलाओं को अधिकार नहीं दे करके सेलिब्रेशन करना, ये तो घोर पाप है। कोई आपने पार्टी दुनिया में देखा है क्या? महिलाओं को अधिकार नहीं देने का फैसला करके और उसको वो जीत मानते हैं। महिलाओं का आरक्षण लोकसभा और असेंबलीज में, ये हम सबका दायित्व है, उसको देना है। और उसको नहीं देने का कांग्रेस का मानसिकता और उस बिल को गिरा करके फिर जश्न मना रहे हैं, इससे बड़ा महिला विरोधी मानसिकता कैसे आप दर्शा सकते हैं? यही पूर्ण रूप से अपना छवि को इन्होंने दिखा दिया है। बहानाबाजी नहीं चलेगा, अलग अलग बहाना नहीं चलेगा। सीधा सीधी बात है, महिलाओं को जो अधिकार देना चाहिए उसको कांग्रेस और उसके साथियों ने गिराया है। तो हमारे लिए क्या, हम तो सरकार में है ही, हम तो चुन के आए हैं, लोगों ने वोट दिया है। मोदी जी के नेतृत्व में हमको तीसरी बार जनादेश देकर के सत्ता में बिठाया है, तो सरकार तो है। दुखी इसलिए कि महिलाओं को अपना अधिकार नहीं मिला, तो इसलिए
कांग्रेस पार्टी को आप लोग भी बताना है, जश्न मनाने का जरूरत नहीं है, ये तो पाप काम किया है। महिलाओं को अधिकार नहीं दे करके जश्न मना रहे, ये तो शर्मनाक बात है। इसलिए ये जो बजट सेशन है बहुत सक्सेसफुल बजट सेशन रहा है, बस महिलाओं का अधिकार देने में असमर्थ रहा है। हमने कल पार्लियामेंट में भी कहा है कि महिलाओं को जो इज्जत सम्मान और महिलाओं के लिए जो उत्थान देने वाला काम मोदी जी ने जो किया है कोई सोच भी नहीं सकता है, लेकिन ये हम आगे भी करते रहेंगे। मोदी जी ने कहा है कि उनके महिलाओं के प्रति जो उनके सोच, उसका सम्मान देने का जो अभियान है, ये पहले से भी और ताकत होकर के हम लोग आगे काम करेंगे। इसलिए प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि पूरा प्रयास किया हम लोगों ने, महिलाओं को अधिकार मिले, पूरा ताकत लगाया। अब ये कांग्रेस और उसके साथी जो है मानने के लिए तैयार नहीं, तो उसको हम मारपीट करके जबरदस्ती तो वोट डलवा नहीं सकते हैं। उनका सोच ही महिला विरोधी है, तो हम उनको जबरदस्ती फिजिकली पकड़ के तो वोट नहीं डलवा सकते। तो हमने डेमोक्रेटिक प्रोसेस से हमने वोट डाला, उसका समर्थन मांगा। बार बार मैंने कांग्रेस अध्यक्ष से, कांग्रेस के नेताओं से बार बार बात किया, वो सिर्फ चिट्ठी लिखता है, मीटिंग में आते नहीं है। बाकी पार्टी लोग सब आए मीटिंग में, गृह मंत्री जी, मैं, हमारा कानून मंत्री अर्जुन जी, इतने बार हम लोगों ने मीटिंग किया सबसे। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू को आप सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि महिला आरक्षण को रोककर विपक्ष सेलिब्रेट कर रहा है, जैसे कि उनकी कोई जीत हो गई है। भाई सरकार अभी हटी नहीं है, सरकार हमारी है और हम फिर इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। खास मेहमानों का बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ, अनिला सिंह हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी की जुड़ी हुई हैं, और साथ ही डॉक्टर अनुप्रिया यादव जुड़ी हुई है प्रवक्ता जेडीयू से, स्वागत है आपका। ममता काली हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़ी हुई, ममता जी स्वागत है। नेहा यादव प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से, नेहा जी स्वागत है। शुचि विश्वास नेता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ी हुई है, शुचि जी स्वागत है। और सोफिया खान राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ी हुई है, सोफिया जी आपका भी स्वागत है। और अनिला जी भी जुड़ चुकी है, अनिला जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुचि विश्वास, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी, आपको ऐसा नहीं लगता कि क्या महिला आरक्षण को नंबर गेम में फंसाकर आपने बीजेपी को एक सियासी हथियार दे दिया है, जो जिसका इस्तेमाल और जिसका असर हम सड़कों पर देख रहे हैं? नहीं, मुझे लगता है कि परिसीमन को उसमें शामिल करके महिला आरक्षण बिल को उसके साथ स्यू इन करके भारतीय जनता पार्टी उसको हथियार बनाने की कोशिश कर रही थी। आधी आबादी के हितों की आड़ में अपनी सत्ता की स्वार्थ को सिद्ध करने के प्रयास में है। राहुल गांधी ने 2018 में पत्र लिखा था कि महिला आरक्षण बिल 19 के चुनाव से पहले लागू किया जाए, और अभी भी कल उन्होंने कहा कि 2023 वाला फॉर्मेट भी अगर लागू करते हैं और जो 543 संसद में लोग बैठते हैं उस पर 50% लागू करते हैं, संपूर्ण विपक्ष उनके साथ खड़ा है। लेकिन पावर स्ट्रक्चर या डायनामिक्स को डिस्टर्ब करके बगैर डीलिमिटेशन के और बिना जातीय जनगणना के अगर अपने हितों को सिद्ध करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की साजिश है, तो मुझे लगता है कि ये विपक्ष का सबसे मजबूत कदम है। आपको एक बात बताऊं, अभी मैं देश की अलग अलग महिलाओं की बातें सुन रही थी, क्योंकि आज देश की महिलाओं की बातें जो है कई जगहों से सामने आई। उसमें महिलाएं पता है क्या कह रही थी? वो ये कह रही थी कि विपक्षी पार्टियों ने, खासतौर पर कांग्रेस ने, महिलाओं के आरक्षण को रोका है। आप जो बातें कह रही है हो सकता है उसकी टेक्निकल पहलू हो जिसे आप अपनी तरह से सामने रख रही हैं, लेकिन सरकार ने जो बात सामने रखी है वो सीधे सीधे ये कि महिला आरक्षण को लागू कराने के लिए बहुत जरूरी था कि ये सारे फैसले लिए जाए, ये सारे बिल सदन से पास हो। ऐसे में जो देश की महिलाएं हैं उनको अभी यही लग रहा है कि विपक्ष ने उनका हक मारा है। इस पर क्या कहेंगी? देखिए, देश की महिलाएं बहुत सजग हैं। उन्होंने हाथरस में भी देखा, सेंगर को भी देखा, खिलाड़ियों की दुर्दशा भी देखी, मणिपुर में जिसको निर्मस्त घुमाया उसको भी देखा, कानपुर का शेल्टर होम भी देखा, और भी देश में हजारों वारदातें हैं। मुझे प्रज्वल रमन्ना या और अन्य तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के विषय में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का क्या नजरिया है, ये तो बिल बहुत पहले लागू हो गया होता। ये तो यूपीए की सरकार में भी हुआ, और 1928 में मोतीलाल नेहरू ने कराची सम्मेलन में की CWC कांग्रेस वर्किंग कमेटी में इस बात का एक फॉर्मेट पूरा रखा कि महिलाओं को पीएम तो कह रहे थे कि क्रेडिट ले जाइए आप, अगर परेशानी आपको क्रेडिट की है तो क्रेडिट ले जाइए, इसमें कौन सी बड़ी बात है? क्रेडिट की परेशानी नहीं है, तो आप इस बात का जिक्र ना करती। नहीं, क्यों भाई? परिसीमन, भाई डीलिटरेशन और इस समय जातीय जनगणना एक महत्वपूर्ण विषय है। आप देश की भोली भाली महिलाओं को मूर्ख बनाने के उद्देश्य से जो नैरेटिव, जो परसेप्शन जनता के सामने फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, वो ना तो उसको विपक्ष और आपने सिर्फ ठीक है। चलिए अनिला जी से इसका जवाब ले लेते हैं। ठीक है, आपकी बात का जवाब अनिला जी से लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता है, वो ज्यादा बेहतर तरीके से इसका जवाब दे पाएंगी। अनिला जी। मेरी सभी को राम राम।
देखिए, ये जो संघर्ष चल रहा है महिलाओं का कि भाई उनका प्रतिनिधित्व जो है वो पार्लियामेंट में, असेंबली में बढ़े और पुख्ता रूप से बढ़े और गारंटी के साथ बढ़े, ये संघर्ष तो 1917 से चल रहा है। 1917 में वुमेन इंडियंस एसोसिएशन था एक, जिसमें कि सरोजनी नायडू जी थी, एनी बेसेंट थी, इस प्रकार की जो बहुत प्रोग्रेसिव महिलाएं थी वो थी, और उन्होंने इस बात को बहुत पुख्ता तरीके से ब्रिटिश सरकार के सामने रखा, परंतु सुनवाई नहीं हुई। फिर 1924 और 25 में सरोजनी नायडू जी ने फिर इस बात को रखा कि नहीं, रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, पर दुर्भाग्यपूर्ण वहां पर शुचि जी जैसी, नेहा जी जैसी, प्रियंका गांधी जी जैसी फेमिनिस्ट, सो कॉल्ड फेमिनिस्ट महिला नेता आई थी। उन्होंने कहा कि नहीं भाई, ऐसे कैसे हो सकता है, महिलाओं को क्यों अलग से रिप्रेजेंटेशन, क्यों आरक्षण मिलना चाहिए, बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए, हम कोई कम है, दुनिया भर की बातें उन्होंने वहां पे टांग अड़ा दी और उस वक्त भी रिजर्वेशन नहीं हो पाया। अगर हम स्वतंत्रता के बाद की बात करते हैं, बारंबार हर चैनल पे अनेकों डिबेट्स में ये सारे के सारे तथ्य सामने आ गए हैं। मुझे यहाँ दोबारा दोहराने की आवश्यकता नहीं होगी कि किस प्रकार से अभी जो कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता है, इन लोगों ने, या मैं कहूं इनके साथियों ने मिलकर 3 दशक के, ऑलमोस्ट 3 डिकेड्स, 27 साल इसको लटकाया रखा। 2023 में मैं ये कहूंगी कि भारतीय नारियों को एक विश्वास हुआ नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, और उन्होंने नारी वंदन अधिनियम लाकर एक एक्ट बना दिया और एक पुख्ता कर दिया कि नहीं, आपका गारंटेड रिप्रेजेंटेशन होगा। हाँ। ये जो बिल कल जो पार्लियामेंट में गिरा है, इसका ये उत्सव मना रहे हैं, इसकी ये खुशी मना रहे हैं, और मुझे ये लगता है कि कितना दुर्भाग्य है कि प्रियंका गांधी जो स्वयं उनका तो आरक्षण है कि 2023 में जब बिल पास हो गया, फिर 30 महीने में संशोधन का मकसद क्या है? विपक्ष ये सवाल उठा रहा है, आप क्यों नहीं मौजूदा स्थिति में ही इसे लागू कर देते हैं? बहुत अच्छी बात कही आपने श्वेता जी। ये वही राजनीतिक दल है जिन्होंने 3 दशक तक 543 में रिजर्वेशन ना मिले महिलाओं को, क्या क्या टिप्पणी नहीं की गई। हाँ, किसी ने ये बोला परकटी, किसी ने कहा कि लड़कों को सीटियां बजाने का मौका मिल जाएगा पार्लियामेंट के अंदर, कैसी कैसी भाषाओं का प्रयोग किया था, मैं यहाँ बोल भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि 543 में रिजर्वेशन देने ही चाहते थे। दिक्कत इसी बात की नीला जी। नेहा जी से मैं सवाल लेती हूँ। नेहा जी, मुझे एक बात बताइए, महिलाओं का इंतजार और लंबा खिंच गया, भले ही तकनीकी पहलू पर आपको लगता है कि आप लोगों ने जीत हासिल की है, लेकिन जरा सोचिए, एक महिला होने के नाते, आप भूल जाइए आप किस पार्टी से हैं, मैं भूल जाती हूँ मैं क्या हूँ, जितनी भी हमारी पैनलिस्ट बनी है, हम सब ये याद रखें, हम सिर्फ एक महिला है, महिलाओं का अधिकार उनसे और ज्यादा दूर हो गया, और आप सेलिब्रेट कर रही हैं। नेहा, देखिए, मैं तो चाहती हूँ श्वेता जी, आप भी सदन तक पहुंचे, इसकी प्रक्रिया समक्ष विपक्षी दल चाहते हैं कि आम परिवार से आने वाली महिला, गरीब तबके से आने वाली महिला, शोषित वंचित महिला, वो भी सदन तक पहुंचे, उनका प्रतिनिधित्व हो, इसकी परिकल्पना तमाम विपक्षी दल चाहते हैं। उन दलों की मांग है, समाजवादी पार्टी की मांग है कि ओबीसी को रिजर्वेशन कोटा विदिन कोटा दिया जाए, माइनॉरिटी को रिजर्वेशन दिया जाए, एससी एसटी को रिजर्वेशन दिया जाए। तो मुझे ये नहीं समझ में, 1 मिनट श्वेता जी, पहले मेरी बात, पहले 1 मिनट श्वेता जी, क्यों ना देखें, क्यों ना देखें, जो आप टीवी चैनल पर बैठ कर डिबेट करा रही हैं, और एक तो गरीब महिला जो कभी टीवी चैनल पर बैठने का सपना नहीं देखती, तो आपकी और उसकी बराबरी कैसे हो जाएगी? नहीं, पहले नहीं, महिला होने के नाते ही तो कह रहे हैं कि हमें जो भूखा है उसको खाने की प्लेट देंगे, आपकी जिसका पेट भरा हुआ है उसको खाने की प्लेट देंगे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने हमेशा कहा, जो पिछड़ी दमित शोषित महिलाएं हैं, अब जब तक वो सत्ता में नहीं आएंगी तब तक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय महिलाओं के साथ नहीं होगा। इसीलिए उन्होंने 100 में से 60% महिलाओं को रिजर्वेशन देने की बात कही। लेकिन आज की जो सरकार है उसकी मंशा साफ नहीं है। तमाम विपक्षी दल महिला आरक्षण के साथ हैं। 2023 में सबने सहमति से आरक्षण को पास कराया, लेकिन आज जब इसको दूसरे तरीके से परसीमन के बहाने से लाया जा रहा है, तब विपक्षी दलों ने नकार दिया, तो पेट में दर्द हो रहा है। तो मैं कह रही हूँ आपकी मंशा साफ है, तो आप पहले ऐसे ही क्यों नहीं लागू करते? डॉक्टर अनुप्रिया यादव, मंशा साफ है तो ऐसे ही लागू क्यों नहीं करते? ऐसे ही लागू क्यों नहीं करते? जनगणना पहले कराइए, फिर परिसीमन होगा, उसके बाद होगा, और नहीं तो अभी मौजूदा स्थिति में लागू कराइए। डॉक्टर अनुप्रिया यादव जवाब देंगे। पूछिए भारतीय जनता पार्टी और समझ गए मैं आपका सवाल। डॉक्टर अनुप्रिया यादव, बना दिया गया। श्वेता जी, कल देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर में विपक्ष का, मैं नेहा यादव, उनको बोलने दीजिए, आपका सवाल समझ लिया हमने, बताइए डॉक्टर अनुप्रिया।
श्वेता जी, कल देश के सबसे लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में विपक्ष बेनकाब हुआ और कल विपक्ष की जीत जरूर हुई है, लेकिन देश की आधी आबादी की हार हुई है। जो आजादी के इतने वर्षों के बाद भी, और यह बिल्कुल पहली बार पारित बिल पेश नहीं किया गया है श्वेता जी, कई बार पेश किया गया, और जो आज महिलाओं के इतने के हक की बात कर रहे हैं, जो इतनी पैरवीकार कर रहे हैं, उनको भी कई बार सत्ता में आने का मौका मिला है। और कांग्रेस जो है देश में लंबे समय तक केंद्र की सरकार में रही है, उनकी मंशा देश की जनता जानती है, उनके जो तरीके हैं, तौर तरीके हैं, उन्होंने ओबीसी भी नहीं देखा है, एससी एसटी भी नहीं देखा है, और महिलाएं भी जानती हैं कि किस तरह का वक्तव्य और किस तरह की विचारधारा की राजनीति ये करते थे। ठीक कहा कि बाल कटी महिलाएं और महिलाएं अगर सदन में चली आएंगी तो सीटी बजेगा, इस तरह का वक्तव्य किसने दिया था? आज उनकी प्रवक्ताएं बैठकर कैसे पैरवी कर रही है, मुझे समझ में नहीं आता है। एक बार अपने नेताओं के गिरबान में जाके देखिए, इनकी मंशा क्या है। यहाँ निश्चित तौर पे सपा की प्रवक्ता, यहाँ कांग्रेस की प्रवक्ता, आपको एक मिनट बीच में नहीं बोलेंगी, सुनिए पहले, ध्यान रखिए, ये सदन नहीं है, ये आपका परिवार नहीं है। ये जिस तरह समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं, कांग्रेस के जो नेता हैं, उनको जब मौका मिलेगा तो वैसी महिलाएं आएंगी। एक मिनट बीच में नहीं बोलेंगे, श्वेता जी इनको मना कीजिए, श्वेता जी इनको मना कीजिए, आज उनके दल के श्वेता जी इनको मना कीजिए, बीच में नहीं बोलेंगे। मान के पास जाऊंगी, मैं समझ रही हूँ आप दोनों की बात। श्वेता जी एक मिनट रुकिएगा। जब समाजवादी पार्टी कांग्रेस की बात पूरी जाने दीजिए, नेहा यादव उनकी बात पूरी जाने दीजिए, नेहा यादव उनकी बात पूरी जाने दीजिए, मैं आती हूँ आपके पास। आपको डिम्पल यादव याद आएगा, तब आपको मीशा भारती याद आएगी, तब आपको रफी देवी याद आएगी, तब आपको प्रियंका गांधी याद आएगी। नेहा यादव जैसी आपको कार्यकर्ता कभी नेतृत्व करते नजर नहीं आएंगी। आपको कई समाजवादी पार्टी की कार्यकर्ता होंगे जो सड़कों पर लाठी खाएंगी, कई कार्यकर्ता कांग्रेस के होंगे लाठी खाएंगे, लेकिन मौका जब मिलने की बात आएगी तो उनको नहीं मिलेगा। और नीतीश कुमार जी की बात कीजिएगा नेहा जी, तो 2006 में नीतीश कुमार जी ने 50% आरक्षण बिहार की महिलाओं को दिया, जो निचले स्तर की राजनीतिक होती है। जिस तरह से यहाँ पे सोफिया खान, आपको नहीं लगता कि दांव उल्टा पड़ गया, जिसको आप लोग अपनी जीत मान रहे हैं? हो सकता है सड़क पर वो आपके लिए मुश्किलें खड़ी कर दे, क्योंकि देखिए विपक्ष जीत तो मान रहा है, लेकिन महिला ब्रिगेड तो नाराज नजर आ रही है। इसका असर तो पश्चिम बंगाल के चुनाव पर भी होता हुआ नजर आ रहा है, क्या कहेंगी? नमस्कार, आदाब। श्वेता जी, देखिए हमारे पश्चिम बंगाल में, नेहा यादव हो गया, सोफिया खान बोल रही है, बोलिए सोफिया। हमारे पश्चिम बंगाल में एक बहुत ही स्लोगन है, बहुत फेमस स्लोगन है, खेला होवे, मतलब खेल होगा। ये हमारा पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का स्लोगन है, जिसको आप लोग खेल समझ रहे हैं सदन के अंदर, कहीं वो खेल बाहर भारी न पड़ जाए। मुझे बोल लेने दीजिए। तो ये खेला होबे का से बहुत ज्यादा इंस्पायर मुझे नरेंद्र मोदी जी और भाजपा की सरकार लग रही है, क्योंकि इन्होंने दो तरीके से, बोलते हैं ना, चारा फेंका है। वो इस तरीके से कि अगर ये बिल पारित होता है, अगर ये बिल पास हो जाता है तो भी इनका फायदा, बिल नहीं पास होता है तो भी इनका फायदा ये होता बिल पास होने से कि इनको परिसीमन करने में लोकसभा में हेर फेर कर पाते। पहले बोल लेने दीजिए मैडम, 30 सेकंड बोल लेने दीजिए। तो परिसीमन ये काफी बार सारे लोग बोल चुके हैं, फिर भी मैं उसको दोहरा रही हूँ कि परिसीमन करके ये लोग लोकसभा की सीटों को बढ़ाकर अपने तरीके से ये सारी चीजों को नियंत्रण करना चाहते हैं। 2029 का ये रणनीति है। दूसरा, इनको पता था कि अगर विरोध होगा तो इनकी महिलाएं जो है बैनर पोस्टर लेके पहले से बैठी हुई थी। इनको पता था कि विरोध होना है और विपक्ष जो है वो एकजुट होगी। अब इनको एक और मुद्दा मिल जाएगा कि विपक्ष को जो है वो विलन दिखा पाएंगे लोगों के सामने, जनता के सामने, कि देखो 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 महिलाएं जो है ये जो है महिला विरोधी पार्टी है, महिला विरोधी विपक्ष है। तो दोनों तरफ से फायदा इनका हुआ, और इन्होंने इसको कहते हैं मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक। तो ये मास्टर स्ट्रोक विपक्ष भी अगर ये मान रहा है तो इससे बढ़िया एनडीए के लिए और क्या हो सकता है? जनता समझेगी, ऐसा नहीं है। जनता नहीं, मुझे नहीं लगता विपक्ष के पास तोड़ है। आप भले ही नंबर गेम के हिसाब से आप सदन के अंदर जीत गए हो, लेकिन महिला ब्रिगेड को आपने नाराज कर दिया है। ममता काले का रुख कर लेती हूँ, वो भी हमारे साथ जुड़ी हुई, अभी तक मैं उनके पास नहीं गई। ममता काले, परिसीमन जनगणना की बात लगातार कही जा रही थी, विपक्ष की तरफ से अड़ंगा उसको लेकर लगाया गया, बात उठाई गई, लेकिन प्रधानमंत्री हो या फिर गृह मंत्री, उन्होंने तमाम बातों को साफ किया। उन्होंने बताया कि किसी राज्य को इससे नुकसान नहीं होने वाला है, फिर चाहे वो दक्षिण के राज्य हो या फिर जो दावे विपक्ष की तरफ से किए जा रहे हैं। जो आबादी है, जो अनुमान है, जिस रेशियो में अभी आपका प्रतिनिधित्व है, उसी हिसाब से प्रतिनिधित्व आगे भी रहेगा। फिर इसको लेकर के इतना विरोध क्यों नजर आया? श्वेता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, 100 बात की एक बात है, विपक्ष ने केवल विरोध नारी शक्ति का किया है। नारी शक्ति भारतवर्ष की आधी आबादी को जो उनका हक मिल रहा था दशकों के बाद, 33% रिजर्वेशन,
उसका विरोध किया है, तो नारी विरोधी इनकी मानसिकता है। अभी यहाँ पर कुछ कुछ बात की जा रही थी, तो मैं 2-4 चीजें बिना नाम लिए बोलती हूं। कुछ लोग कह रहे थे कि भाई महिलाओं के लिए अगर आरक्षण करना है तो हम तो इसके हक में हैं कि जो शोषित, वंचित, बेचारी गरीब महिलाएं हैं वो संसद में जाएं। आई स्वेयर, डिंपल यादव कितनी शोषित हैं, कितनी गरीब हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा कितनी शोषित, कितनी गरीब है। महुआ मोइत्रा कितनी शोषित, कितनी गरीब है। भाई गजब की बात है। मतलब वंशवाद, परिवारवाद करने वाले आप जिस प्रकार की बात करेंगे शोभा नहीं देता है। देखिए, कल पूरे भारतवर्ष ने देखा, मातृशक्ति ने देखा, हम सब ने देखा आपसे जवाब कौन नारी शक्ति के पक्ष में था और कौन नारी शक्ति के विरोध में था। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी एक पुरुष होकर के कह रहे हैं कि मातृशक्ति को सशक्त करो, उनको उनका वो अधिकार दो जो इतने दशकों से नहीं मिला। लेकिन वो कांग्रेस पार्टी जिसके शीर्ष में 2 महिलाएं हैं, सोनिया जी और प्रियंका गांधी वाड्रा, जिन्होंने लड़की हूं लड़ सकती हूं की बात करी, उन्होंने बोला कि नहीं नहीं नहीं, हम नहीं देंगे भैया, हम नहीं देंगे। और मैं कांग्रेस को यह बोलना चाहती हूं कि आज आप लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, सबसे ज्यादा सत्ता में आप लोग रहे, आपने क्यों नहीं ये 33% आरक्षण किया? ठीक है शुचि जी, इसका जवाब आप दे दें। शुचि जी जवाब दे दें, इतने वक्त, इतने लंबे समय तक तो आप ही सत्ता में रहे, आपने क्यों नहीं किया? नहीं, कुछ नाम बताया उन्होंने, बहुत शोषित है। मुझे लगता है इस समाज, इस संसार और इस भारतवर्ष में जसोदा बेन से ज्यादा शोषित तो कोई है नहीं। देखिए, निजी हमले मत कीजिए, निजी हमले मत कीजिए। महिलाओं होकर के महिलाओं पर ही सवाल उठाते हैं, इसीलिए हम महिलाओं की स्थिति ऐसी अभी तक है। शुचि जी नहीं, इतना ना तो वक्त है ना वो मुद्दा है। श्वेता जी माफ कीजिएगा, मैं बीच में बोल रही हूँ, माफ कीजिए मैं बीच में बोल रही हूँ। अभी शुचि विश्वास ने कुछ नाम लिए हैं जो ये बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि यहाँ की महिला, वहाँ की महिला, उनका शोषण हुआ है। आप कांग्रेस पार्टी की नेत्री है जहाँ पर कास्टिंग काउंट होता है, और ये मैं नहीं बोल रही हूँ, आपकी केरल के एक नेता सिमी रोज ने ये बोला था, कांग्रेस पार्टी के अंदर महिलाओं को आगे जाना है तो कास्टिंग काउंट से गुजरना पड़ता है। उसके अलावा आप ही की महिला मोर्चा की जनरल सेक्रेटरी सुचित्रा सिंह ने अभी प्रियंका गांधी वाड्रा से लेकर सब पर 7 करोड़ रुपया लेने का आरोप लगाया कि आप लोग। ठीक है, ममता काले, शुचि विश्वास को बोलने दीजिए, शुचि जी को बोलने दीजिए, वो कुछ बोलना चाहती है, फिर आप जवाब दीजिएगा। शुचि जी, अनिला जी फिर आपके पास भी आते हैं। नहीं ममता काले, ऐसे नहीं, शुचि जी को बोलने दीजिए, बोलिए शुचि। हाँ बिल्कुल, देखिए मैं इतना कहना चाहती हूँ कि ममता जी बेशक राजनीतिक विश्लेषक है, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता है, यही ना? यही ना, वो पता है, वो मालूम है कि आप अगला जवाब होगा, आप उनकी बात का जवाब दीजिए। बिल्कुल उनकी बात का जवाब। देखिए, मुझे मालूम है ममता जी राजनीतिक विश्लेषक होने के साथ साथ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की मूल सदस्य भी रही हैं, तो उनकी भावनाओं को मुझे सम्मान है। डंके की चोट पर बड़े गर्व से बोलती हूँ कि मैं प्रोडक्ट हूँ। अरे सुन लीजिए ममता, कार्यकर्ता निर्माण से राष्ट्र निर्माण की बात करता है। अच्छा ममता काले जी, उनको बोलने दीजिए, ममता काले उनको बोलने दीजिए। मेरा प्रश्न सिर्फ इतना है। हाँ, आप प्रश्न कीजिए, जवाब फिर मैं अनिला जी से लूंगी ना, वो तो है बीजेपी की प्रवक्ता। कि उसके अकाउंट में 52,000 करोड़ रुपए है और 3 पासपोर्ट के साथ। नहीं, मेरा क्या बोल रही हैं आप? आपने शोषित महिलाओं का जिक्र किया तो मैंने बताया कि भाई शोषित है इतना ममता जी की पत्नी कि 52,000 करोड़ रुपए अकाउंट में हो और 3 पासपोर्ट। कहाँ से कहाँ? शुचि जी, ऐसा लगता है कि आपके पास ना मुद्दे पर बात बताने के लिए कुछ है नहीं। आप कहाँ से कहाँ बात ले जा रही हैं? पवन खेड़ा भागे भागे फिर रहे इसी मामले में, क्या चाहती हैं आप? नहीं, ये सब मत कीजिए। महिला होकर महिलाओं पर टिप्पणी करना ये सबसे आसान है, इसीलिए कहते हैं कि महिलाएं सबसे ज्यादा पैर खींचती हैं महिलाओं के। नहीं शुचि जी, मुद्दे से मत भटकिए आप। 40 से 50% टिकट प्रियंका गांधी जी ने अभी चुनाव में दिया। अरे उन्होंने सीधा सवाल पूछा, कांग्रेस पार्टी सबसे लंबे वक्त तक सत्ता में रही, आपने क्यों नहीं महिलाओं के लिए स्टेप लिया? सवाल उठाने से पहले अरे मेरा सवाल सुनिए शुचि जी, आप हमारी नेता पर सवाल उठाएंगे तो आपको जवाब प्राप्त होगा। अरे देश की सांसद है, पर्सनल अटैक्स कीजिए। देश की सांसद है शुचि विश्वास जी, अगर वो कोई आम नारी होती तो मैं उन पर प्रश्न नहीं उठाती। अब 2024 में फाइनली उनको उनका हक दिया, उनकी माता जी ने उनको चुनाव लड़ाया। ठीक है, हो गया। अनिला जी, मैं समझ गई आप दोनों की बात। अनिला जी, सवाल ये पूछा जा रहा है कितना वक्त हो गया नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पास हुए, उसके बाद सरकार इतने वक्त के बाद ये संशोधन लेकर के आई। सरकार को भी ये पहले से पता था कि नंबर गेम में हो सकता है विपक्ष साथ ना दे, बल्कि ज्यादा अंदेशा इसी बात का था कि विपक्ष साथ नहीं देगा। फिर क्यों नहीं पहले, जैसा कि विपक्ष सवाल पूछ रहा है, सर्वदलीय बैठक उस तरीके से बुलाई गई, सबको विश्वास में लिया गया, जो आंकड़े और जो उनके मन में संशय थे उनका स्पष्टीकरण पहले दिया गया, और उसके बाद आप विशेष सत्र बुलाते।
देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, जिस प्रकार से बिलो द बेल्ट हिट करने का प्रयास किया है यहाँ पे कांग्रेस की प्रवक्ता ने, इनको जाकर 2 पाठ लेने चाहिए अपनी नेता प्रियंका गांधी जी से, कि किस प्रकार से अपने आप को कंडक्ट किया जाता है, कैसे बोला जाता है। ठीक है, उनकी प्रशंसा आदरणीय अमित शाह जी ने भी करी है। बिलो द बेल्ट हिट कर, अगर बिलो द बेल्ट हिट करना है तो मैं भी कर सकती हूँ। मैं फिरोज गांधी जी का किस्सा ले आ सकती हूँ, मैं मेनका गांधी जी का किस्सा लाऊंगी, पर मैं नहीं बोल रही हूँ, मैं नहीं बोलना चाहिए। अब देख लीजिए, चिल्लाना चीखना, इसके अलावा कोई तथ्य नहीं है। ऐसे करेंगे तो कोई और नहीं बोल पाएगा, मत कीजिए। अनिला जी को बोलने दीजिए, बोलिए अनिला। जब तथ्य नहीं होते हैं तो आदमी चिल्लाता है, तथ्य होते हैं तो तर्कों के साथ बात करते हैं। जिनके पास तर्क नहीं है वो चिल्लाएंगे। मैं यहाँ पर केवल इतना कहना चाहती हूँ कि जो ये कह रहे हैं, जो ये कह सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाई, ये नहीं किया, वो नहीं किया, अमित शाह जी ने तो कहा था मैं तो एक एक के साथ बैठक कर, सर्वदलीय क्या, मैं एक नेता के साथ बैठक करने के लिए तैयार हूं, पर ये लोग नहीं आए, बैठक में शामिल नहीं हुए। दूसरी बात यहाँ पर यह है, ये वही लोग हैं जिन्होंने 3 दशकों तक इसको लागू होने नहीं दिया। आपको लगता है कि कल जो है लागू होने देते? बिल्कुल नहीं होने देते। परंतु जिस प्रकार से दरवाजा इन्होंने नारी शक्ति के मुंह पर बंद किया है, ये भूल गए हैं उस नारीत्व शक्ति का नेतृत्व कौन कर रहे हैं? वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। उस दरवाजे को तोड़कर अंदर कैसे जाया जाता है उन्हें अच्छी तरीके से पता है। तैयार रहिएगा, बी प्रिपेयर्ड फॉर द सरप्राइजेस नाउ। आपने अपने चिट्ठे तो खोल दिए और आज तो बेचारगी की हालत में इनके नेता आ चुके हैं, एफआईआर दर्ज हो गई है। अभी तो देखिए आगे आगे क्या होने वाला है। इनके सारे काले चिट्ठे सामने आने वाले हैं। ये कहते हैं नरेंद्र मोदी जी तो हीरो बनना चाहते थे। अरे आप बन जाते, किसी ने रोका था? किसी ने रोका था? 1947 में हमें आजादी मिल गई थी, राइट टू वोट मिल गया था, पर पार्टिसिपेशन एज पॉलिसी मेकर्स नहीं मिला था। आप हीरो बन जाते, आप हीरोइन बन जाती। और एक बात और फाइनली एक बात कहना चाहती हूँ, ठीक है नेहा यादव, सदन के अंदर सरकार एक बात और ऐड कर दूं, फिर आप चाहे मेरे पास मत आइएगा। बोलिए बोलिए। बस मैं एक बात यहाँ पे ऐड करना चाहती हूँ। मैं बारंबार ये सुन रही हूँ, अरे पिछड़े वर्ग की महिलाओं को क्यों नहीं इसमें सम्मिलित किया जा रहा है, शोषित वंचित, शोषित वंचित। मेरे घर में ड्राइवर है, वो अपर कास्ट से आता है, ब्राह्मण है, गरीब है, बेहद गरीब है। तो क्या मैं उस परिवार की महिला को प्रियंका गांधी जी से उसकी तुलना कर सकती हूँ? नहीं कर सकती हूँ। कृपया करके महिलाओं को सशक्त होने दीजिए, किसी भी वर्ग से आती हूँ। बिल्कुल यही बात मेरी भी थी, अड़चने मत लगाइए। यही बात मेरी थी। नेहा यादव, इस पर आप जवाब दें। कम से कम महिलाएं पहले सशक्तिकरण के रास्ते में एक स्टेप आगे तो बढ़े, उसके बाद आप उनमें डिवीजन कीजिए। श्वेता जी प्लीज, श्वेता जी मुझे बिना इंटरप्ट करे मुझे सुनिएगा 2 मिनट। देखिए श्वेता जी, सबसे पहले तो मैं बहुत साफ कर देना चाहती हूँ कि ये जो महिला आरक्षण बिल है ये 2023 में पास हो चुका है और ये 16 तारीख को कानून में बन चुका है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की मंशा आरक्षण देने की नहीं है, ये मैं बार बार कह रही हूँ। इसीलिए इसको डिलिमिटेशन बिल के साथ लाया गया और चोरी छुपे से इसमें बदलाव करके एक नए तरीके से शामिल करा के पास कराने की कोशिश की। चोरी छुपे कैसे? मतलब विपक्ष ने इसकी साजिश आपने बोला कि मत रोकिए, लेकिन चोरी छुपे कैसे? सदन के अंदर कोई चीज हो रही है तो चोरी छुपे कैसे हो गई? दूसरी बात, चोरी छुपे इसी को कहते हैं जो बिल पास हो चुका है उस बिल को दोबारा से बदल करके लाना। आपकी मंशा साफ तौर पे महिला विरोधी है। आप नहीं चाहते कि शोषित वंचित दलित पिछड़ी महिला और माइनॉरिटी से आने वाली महिला को आरक्षण मिल सके। आपने बदलाव किया ही था तो उसमें ओबीसी रिजर्वेशन को क्यों नहीं ले आए? आप उसमें माइनॉरिटी चर्चा सदन में आपने पहली बात। चर्चा हुई है, दूसरी बात सुन लीजिए श्वेता जी, बोलिए। अरे 3 दिन में आप सुनने को कहाँ तैयार थे? आप तो एक तरफा थोपना चाहते हैं। ये तो कहिए विपक्ष की एकता ने आपको नकार दिया। दूसरा, मैं ममता काले जी की बात का जवाब दे लूं। ये ममता काले जी आरएसएस की बाल गैंग एबीवीपी से आती हैं, वही बाल गैंग जिसको 2014 के बाद आजादी मिली है। तो इनको बहुत साफ कर दूं कि इनकी नजर में कंगना रनौत जैसी महिला सशक्त है, नेहा यादव जैसी महिला सशक्त नहीं है। कंगना रनौत जैसी महिला का मतलब? नेहा यादव, कंगना रनौत जैसी महिला का मतलब नहीं। नेहा यादव, एक चुनी हुई प्रतिनिधि को कंगना रनौत जैसी महिला का मतलब क्या है? नेहा यादव की बात कर रहे हैं। नहीं, ऐसे मत बोलिए। आप मेरे सामने मेरे शो में से नहीं बोल सकती। अंतिम पंक्ति में खड़ी हुई महिला नेहा यादव, मैं आपसे पूछ रही हूँ कंगना रनौत जैसी महिला का मतलब क्या है? अपनी सशक्तता। नेहा यादव, मैंने जो आपसे पूछा वो बोलिए। कंगना रनौत जैसी महिला का मतलब नहीं है जो गाँव में गरीब है, अनपढ़ है, पढ़ी लिखी
लड़की नहीं है जिसको सामाजिक रूप से आप महिलाओं के लिए कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रही है नेहा यादव? इससे समझ में आता है कि समाजवादी पार्टी और आपके जैसे नेताओं की मानसिकता क्या है। आज ममता काले के बराबर में आकर के खड़ी हो सकती है, ये संभव हिंदुस्तान जैसे देश में नहीं है। कंगना रनावत बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस है, भारत में बहुत ही प्रसिद्ध है और उनकी बहुत अच्छी फैन फॉलोइंग है। जितने लोग उन्हें उनके प्रशंसक हैं, आपका तो नाम भी नहीं पता होगा किसी को। आप कंगना रनावत पर सवाल उठा रही है, महिलाओं के महिला पर सवाल उठा रही है नेहा यादव। प्रॉब्लम नेहा यादव की ये है, प्रॉब्लम नेहा यादव की ये है क्योंकि ये सुप्रिया श्रीनेत से बहुत ज्यादा प्रभावित है। कंगना रनौत पर बहुत गंदी भद्दी टिप्पणी सुप्रिया श्रीनेत ने करी थी जब वो चुनाव लड़ रही थी। उसी सोच, उसी मानसिक बीमारी से ये भी जूझ रही है। क्या हुआ आरएसएस से प्रभावित? क्या है, वो भी एक सामान्य परिवार से आती है। उस लड़की ने मुंबई में जाकर के मेहनत करी, अपने दम पर वो एक्ट्रेस बनी और अपने दम पर वो संसद में गई है। वो किसी वंशवाद परिवारवाद का प्रोडक्ट नहीं है, समझ गई ना आप? वो किसी बड़े नेता की पत्नी नहीं है कि उनकी अपने पति की वजह से वो संसद में बैठी हुई है। तो जो आप बोल रही है सोच करके बोलिए। आप कंगना रनौत के बारे में बोले, आप ममता काले के बारे में बोले, सोच समझ के बोलिए। मुझे तो यही समझ नहीं आता कि राजनीति के लिए आप महिला होकर के दूसरी महिलाओं पर बोलती है। अरे नेहा, इसी बात को तो समझिए कि सालों से इसी पैट्रियार्की ने तो महिलाओं को इसी तरह से दबा कर रखा है, एक दूसरे से भिड़ा कर, और अभी भी आप उसी ट्रैप में फंस रही हैं। उसी ट्रैप में आप फंस रही हैं। सोफिया खान, आपने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि जीत करके, हार करके भी जो जीतता है उसे बाजीगर कहते हैं। और इस पूरे एपिसोड में अगर आप कहें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बाजीगर के तौर पर उन्होंने अपने आप को प्रोजेक्ट किया है, क्योंकि गेंद उन्होंने पाले में डाल दी विपक्ष के। अगर विपक्ष हारता, कर लीजिए, ठीक है, माफ कीजिए, आप सबको रोकना